राजलेख आया, 1853 का राजलेख कहा गया, या चार्टर ऑफ 1833। तो चार्टर ऑफ 1833 के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों आया। इसके पीछे भी एक कारण था। 1833 के कानून बनने के बाद से भारत के लोगों में कंपनी की जो प्रतिक्रियावादी शासन चल रही थी उसको लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश था। प्रतिक्रिया मतलब क्या कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसके विरोध में दंडित करो, थोड़ा सा गलती हो तो ज्यादा प्रताड़ित करो। तो कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा प्रताड़ना दे रहे थे, बहुत ज्यादा प्रताड़ना दे रहे थे भारतीयों को। तो भारतीय लोग बिल्कुल ही कह सकते हो कि कंपनी के शासन के खिलाफ हो चुके थे। और उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम कुछ सुधारवादी सोच लाएं जिससे कि भारतीयों की आक्रोश को भी शांत कर सकूं और आगे कैसे और बेहतरीन कार्य किया जा सके, इसको लेके उन्होंने एक सुझाव प्रस्तुत किया, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उस प्रस्ताव के आधार पर जो नया कानून बन के आया, जो नया राजलेख बन के आया, उसको कहा गया 1853 का राजलेख। अब इसके प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो पहला इसका प्रमुख प्रावधान था कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग की व्यवस्था। अभी तक क्या था कि एक ही परिषद जो थी वो कानून भी बनाती थी, वही जो प्रशासन की भी व्यवस्था देखती थी। तो कि नहीं, इसके लिए अलग व्यवस्था करो, कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो कानून बनाने के लिए एक अलग टीम काम करे, एक अलग परिषद काम करे। और इसकी व्यवस्था पहली बार 1853 के इस राजलेख में आया। और आप जान के अच्छा लगेगा आपको कि देखिए आज के डेट में हमारे यहाँ प्रशासनिक और विधायी दोनों अलग अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, लेजिस्लेशन अलग है। तो लेजिस्लेटिव के लिए भारत में पहली बार 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव असेंबली बनी जो 12 सदस्य थी और ऑल इंडिया पूरे देश से लोगों को 12 लोगों को उसमें चुन के लाना था और इसकी स्थापना की गई। और इस स्थापना में क्या हुआ कि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया, इसलिए कहा गया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। कह सकते हो कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में प्रारंभ हुआ। तो देखिए हम लोग संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं, संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो संविधान के इतिहास में कैसे हमें इतिहास भविष्य के लिए आज वर्तमान की तरह ला रहा है, ये कह सकते हो। तो उस वर्तमान के तरफ अग्रसर होने के लिए विधान परिषद की कल्पना शुरू हो गई। तो पहली विधान परिषद बनी 12 सदस्य और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया, मैंने स्टेट लेवल की वर्किंग की भी कल्पना 1853 में शुरू हुई। तो आज के जो राज्य है उसके लिए कह सकते हो कि एक सुबोगाहट की व्यवस्था कर दी गई। उसके आगे चलेंगे तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी उनको कानून तो बनाना था, लेकिन एक बात थी कि वो कानून बनाने के पहले किसी भी बात पे अप्रूवल लेंगे, हम पूर्व अनुमति लेंगे गवर्नर जनरल की। तो बिना गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के कोई कानून नहीं बना सकते थे। पूर्व अनुमति लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, कानून बनेगा और कानून बन के आएगा अप्रूवल के लिए गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल उससे सहमत नहीं है तो उसको वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब सीधे रोक सकता है, जीरो, नलिफाइड। तो कहिए कि एक्सट्रीम पावर अभी भी गवर्नर जनरल के पास बना रहा कि ठीक है ये लेजिस्लेटिव असेंबली विधान परिषद कानून बना के देगा, लेकिन उसको मानना और न मानना, उसको कानून के रूप में परिवर्तित करना नहीं करना, दोनों अभी भी पूरा का पूरा पावर गवर्नर जनरल के पास बना रहा। इसके बाद चूंकि गवर्नर जनरल का कार्य विस्तार हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, पूरे देश का गवर्नर जनरल बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ऐसा लगा कि बंगाल में प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता आ रही है। उस शिथिलता को दूर करने के लिए एक प्रावधान लाया गया कि बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए एक अलग से एलजी की नियुक्ति हुई। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के सुधार के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। वहां पे पूरा फोकस नहीं दे रहा था, पूरा ध्यान केंद्रित करके कार्य नहीं कर रहा था। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से अधिकारी लाया गया और उसका नाम रखा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसा कि आज के डेट में केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री वगैरह कार्य करते हैं। तो जो हमारे देश की यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे सुचारू रूप से शासन को बनाए रखने के लिए हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। और देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सोच 1853 के राजलेख में परिलक्षित होती है। 1853 के से ही आप देखेंगे
कि प्रशासनिक कार्यों के लिए केंद्र के में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की सोच आई और वो आज के डेट में हमारे संविधान में है। आज के डेट में भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि सर संविधान पढ़ा रहे हैं, भारतीय संविधान, और कहां से पीछे से कहानी सुना रहे हैं, पीछे की स्टोरी या इतिहास हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आज का जो हमारा संविधान है किस तरह से पीछे के कानूनों से प्रभावित हुआ, कैसे उन सोचों को हमने आज के संदर्भ में अच्छा लगा तो उसको लिया। तो देखो आपने 2-3 चीजें देखा होगा कि एक तो विधान परिषद की कल्पना वहां से आ गई, दूसरा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक पद भी आ गया। अब इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे तो देखेंगे कि विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। लॉर्ड मैकाले जो विधि सदस्य बनाए गए थे 1853 में, बाद में जो भी विधि सदस्य उस समय था वो अस्थायी नहीं होकर वो पूर्णकालिक गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य बना दिया गया। यही नहीं, और अब उसके जिम्मे हो गया जिससे विधि आयोग का गठन हुआ था। तो विधि आयोग जो कानून बनाने के लिए बैठेगा तो उसमें 6 और लोगों को सम्मिलित, अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए, जिसमें एक तो पहले भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, सीजे मुख्य न्यायाधीश उस समय सुप्रीम कोर्ट के, उनको। उसके बाद आप देखेंगे तो एक अन्य न्यायाधीश नामित होते थे सुप्रीम कोर्ट के, जो वरिष्ठ जज होते थे, वो उस पैनल में आते थे। 2 लोग होते थे और 4 लोग बंगाल, बंबई एंड मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांत, 4 बड़े प्रांतों के प्रतिनिधि आते थे। तो 4 लोग यहाँ से, एक जस्टिस साहब, एक चीफ जस्टिस साहब, टोटल 6 लोग अतिरिक्त सदस्य के रूप में विधि सदस्य के साथ बैठ के कानून बनाने के लिए हेल्प करने लगे। मतलब अब कानून जो बन रहा था उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी था और विधि के जानकार लोग भी बैठे हुए थे। तो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं डेवलपमेंट थी कानून बनाने की दिशा में। उसके आगे चले तो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा। भारत में जो प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ होता है, ये जीके का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ कब से होता है। तो भारत में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यही राजलेख 1853 का राजलेख प्रावधान बनाता है कि जितने असैनिक, सेना के अधिकारी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो जाए, चाहे एसडीएम आज के हो जाए, चाहे लेखपाल हो जाए, ये सब प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। तो इन असैनिक प्रशासन, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्रत्येक अधिकारी जो केंद्र के प्रशासन के कार्य के लिए कहते हैं इनको प्रशासनिक कह सकते हो, या सेना के अलावा जितने भी लोग कार्य करते हैं उनको असैनिक अधिकारी कहा जाता है। तो इस तरह से भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसी राजलेख से होता है। और इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा को शुरू करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक इंडियन सिविल सर्विसेज कमेटी बनाई गई, कमेटी फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। ये देखेंगे आप, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज ICS की बात करते हो, उस ICS की पहली कल्पना 1853 में आई थी। तो 1853 के राजलेख के द्वारा ही ICS की व्यवस्था की गई इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। उसके लिए कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया और उनकी अध्यक्षता में प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। तो कह सकते हो कि भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ 1853 का राजलेख करता है। तो पहला यूपीएससी, जैसे आज आप कहते हो कि यूपीएससी के चेयरमैन फला है, तो कह सकते हो उस समय के पहले चेयरमैन लॉर्ड मैकाले बने थे। तो भारत में नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा और इसके पहले अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले। उसके बाद ब्रिटिश संसद को कंपनी का शासन समाप्ति का अधिकार भी इसके द्वारा दिया। बहुत ही बड़ा कार्य किया गया इस राजलेख के द्वारा। मतलब कंपनी का जो पंख था उसको बांध दिया गया कि जब ब्रिटिश संसद चाहेगी आपका शासन भारत में समाप्त किया जा सकता है। इस राजलेख के द्वारा यह अधिकार ब्रिटिश संसद को दे दिया गया। क्या ब्रिटिश संसद जब तक चाहेगी तब तक आपका शासन है, जब चाहेगी ले लेगी। कारण कि भारत से बहुत सारा धन ईस्ट इंडिया कंपनी को वहन करके ले रही थी और उस पर निगाह बनाए बैठा हुआ था ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश शासक कि हम कैसे वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, और बहाना ढूंढा जा रहा था। और चलिए अगले में बताऊंगा कि 1857 की क्रांति के बाद कैसे मौका मिलता है उनको ग्रैब करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे हम कि ब्रिटिश संसद को अधिकार मिल गया कि वो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। बहुत बड़ा बात था दोस्तों। फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा एक बार शॉर्टकट में कि देखिए भारत के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी इस शासन के खिलाफ, उसको समाप्त करने के लिए और लॉर्ड डलहौजी के सुधार प्रस्ताव के लिए राजलेख आया।
इसमें बड़ी बात क्या हुई, तो विधान परिषद की स्थापना हुई। दूसरा कि एक एलजी का कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार लाया गया। तीसरा कि वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास बना रहा। और चौथा अगर देखेंगे बड़ी बात की प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है और उस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में समिति बनती है। और एक और बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पंख बांध दिया गया कि जब मन करे नोच के हटा देंगे, जब चाहेंगे तब शासन ब्रिटिश शासक के अधीन चला जाएगा। तो एक माहौल बनाने का काम किया गया। और नॉट लीस्ट एक और बात कहूंगा कि ध्यान दो, ये भी एक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह अंतिम राजलेख था। इसके बाद कोई राजलेख नहीं आया, क्योंकि इसके बाद सीधे 1858 का अधिनियम आ जाएगा। इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि अंग्रेजों द्वारा जारी अंतिम राजलेख क्या था, तो 1853 का राजलेख। तो दोस्तों धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो और अगली वीडियो में 1858 का अधिनियम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।